प्रेस कॉन्फ्रेंस इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है। जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा या बाकी होर्डिंग्स वगैरह में पढ़ा होगा, हर जगह लगे हुए हैं। फर्टिसिटी दिल्ली बेस्ड एक आईवीएफ सेंटर है, जिन्होंने ये देखकर कि कश्मीर में अनफॉर्चुनेटली ये इनफर्टिलिटी काफ़ी अभी फैली हुई है, क्यों है क्या है वो शायद हमको डॉक्टर साहिबान वो बताएंगे। तो काफ़ी शुक्रगुजार हैं इनके भी हम कि इन्होंने कश्मीर में कश्मीर क्लिनिक्स ग्रुप को चुना है एसोसिएशन के लिए, हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं। और हर महीने यहाँ कश्मीर क्लिनिक्स सेंट्रल श्रीनगर में ओपीडी एक दिन के लिए हुआ करेगा और ओपीडी एक अगले दिन अनंतनाग कश्मीर क्लिनिक्स साउथ में हुआ करेगा। हमारे साथ काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आईवीएफ स्पेशलिस्ट बैठे हैं, डॉक्टर ईला गुप्ता, डॉक्टर दीक्षा त्यागी। इससे पहले कि आप उनसे कुछ सवाल करें इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, मैं चाहूँगा कि हमारे भाई अतर, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं फर्टिसिटी इनफर्टिलिटी सेंटर के, ये अपने फर्टिलिटी जो इनका सेंटर है दिल्ली में, उसके बारे में हमको थोड़ा सा बताएं। क्या लैब है, कैसी लैब है, कितने कश्मीर के पेशेंट्स इनके पास आते हैं और क्या किस चीज़ ने मोटिवेट इनको किया कि ये कश्मीर आएँ और यहाँ अपना ये आउटरीच ओपीडी क्लिनिक्स स्टार्ट करें। मैं भाई डॉक्टर अतर श्रीनगर कश्मीर का, तो पाया गया कि हर दूसरा कपल इनफर्टाइल है। और हम पिछले 2016 में ये फर्टिसिटी आईवीएफ इस्टेब्लिश हुआ और एक बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम है, जो डॉक्टर ईला गुप्ता हैं, जो पहले ये आर्टिमिस हॉस्पिटल गुड़गांव की एचओडी हुआ करती थी। ये आईवीएफ 1999 से कर रही हैं, सिर्फ आईवीएफ एंड इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कर रही हैं। ये हमारी क्लिनिकल डायरेक्टर हैं एंड वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड भी हैं। हम लोगों ने मिलकर ये सेंटर 2016 में इस्टेब्लिश किया और इससे पहले हम 2016 से ही बहुत सारे कश्मीरी पेशेंट्स का हम ट्रीटमेंट वहाँ कर रहे हैं। हर महीने दो तीन पेशेंट आया करते हैं वहाँ पे, बट उनको वहाँ पे इशू ये होता है, वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए नहीं आते हैं, पहले असेसमेंट के लिए आते हैं। तो बाद में हमने ये रियलाइज़ किया कि कभी कभी आईवीएफ की ज़रूरत नहीं होती है, हमेशा आईवीएफ की ज़रूरत नहीं होती है। कभी आईयूआई से हो जाता है, कभी कुछ और तरीके से कभी आईवीएफ की ज़रूरत ही नहीं होती है। वो उन लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो सीधे ट्रैवल करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा, जब हमने शकील रहमान साहब से बात करी कि क्यों ना कुछ एक अच्छा स्टेप लिया जाए और कश्मीर में कुछ शुरू करें कि पेशेंट्स को दिल्ली ट्रैवल पहले ना किया जाए, यहाँ हम लोग खुद आएँ, हमारे सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पे आएँ, यहाँ असेसमेंट करके देखें उनको आईवीएफ की ज़रूरत है या नहीं है। तो अभी आईवीएफ सेंटर्स तो बहुत खुले हुए हैं, बहुत हैं, हर कॉर्नर में हर गायनोकोलॉजिस्ट बोलती है कि हम आईवीएफ करते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसमें भी बहुत टेक्निकलिटी है, इसमें भी बहुत ये सुपर स्पेशलिटी की चीज़ है। जो एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट होता है वो आईवीएफ को बहुत अच्छे से, आईवीएफ का नॉलेज मुझे भी है, बट आईवीएफ का साइंस मुझे नहीं पता है। आईवीएफ का साइंस एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट को ही पता होता है। तो हमने ये सेंटर 2016 में, जैसा बताया कि 2016 में हमने इस्टेब्लिश किया, और ये इंडिया का पहला NABH एक्रेडिटेड आईवीएफ सेंटर है, जो और इस कंट्री में NABH एक्रेडिटेड आईवीएफ सेंटर नहीं है। उसके बहुत सारे पैमाने होते हैं, आईवीएफ लैब वर्ल्ड क्लास रखना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर रखना होता है। और हमारे पास जो अभी एज ऑन डेट जो इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट एम्ब्रोलॉजिस्ट है, डॉक्टर गीता गोस्वामी, जो 33 साल से सिर्फ एम्ब्रोलॉजी का काम कर रही हैं, वो भी हमारे फर्टिसिटी के साथ फुल टाइम जुड़ी हुई हैं सालों से। डॉक्टर ईला गुप्ता हैं, डॉक्टर दीक्षा त्यागी हैं, ये भी पिछले 25 साल से यही काम कर रही हैं, और हम बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और हम नॉट ओनली कश्मीर, हम पूरे वर्ल्ड से हमारे पेशेंट आते हैं। हम 100 से ज़्यादा आईवीएफ महीने के हम वहाँ कर रहे हैं। तो हम कश्मीर में आए हैं कि यहाँ के जो भी पेशेंट्स हैं, हम उनको फ़ायदा पहुँचा पाएँ, उनको सही गाइड कर पाएँ। तो वो जो इंजेक्शंस होते हैं वो हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं, और वो पेशेंट को दिए जाते हैं फ्रॉम सेकेंड डे ऑफ द ब्लीडिंग।
रफली ऑन एन एवरेज पेशेंट को 8 से 10 दिन तक इंजेक्शन लगता है। तो जो वो इंजेक्शन्स जब लगाते हैं तो पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट की एज, पेशेंट का ओवरीज़ का रिज़र्व क्या है, पेशेंट के हार्मोन्स कैसे हैं, तो इन सब को देखते हुए वो इंजेक्शन की डोज डिसाइड की जाती है। अब जो आपने साइड इफ़ेक्ट पूछा, तो इसमें ये होता है कि जब हम हार्मोन्स के इंजेक्शन्स लगाना शुरू करते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को वही इंजेक्शन्स लग रहे हैं और उतने ही दिन लग रहे हैं और वैसी ही प्रोटोकॉल सबके साथ फॉलो हो रही है। जो डोज होती है इंजेक्शन्स की और जो नंबर ऑफ डेज़ होते हैं वो हर पेशेंट का डिफरेंट होता है, तो इसका कोई एक सेट प्रोटोकॉल नहीं है। तो यहीं पे जो डॉक्टर का एक्सपीरियंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोसीजर कोई भी कर सकता है, बट पेशेंट को उस स्टेज तक लेके जाना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, सक्सेस रेट इसकी कितनी है? क्योंकि अभी इसको मैं एक बारी कंप्लीट करना चाहूँगी। यदि आप इंजेक्शन की डोज कम रखेंगे तो एग्स ठीक से नहीं बनेंगे। यदि हम बहुत ज़्यादा डोज देंगे इंजेक्शन्स की, तो उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ फॉलिकल्स, कुछ जब जिस पेशेंट का एग रिजर्व बहुत ज़्यादा है, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं, तो उन केसेस में ओवरीज भी बहुत बड़ी हो जाती हैं, नंबर ऑफ फॉलिकल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे पेशेंट को एब्डोमिनल पेन, ओवरीज का एनलार्ज होना, पेट में पानी होना, जिसको ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम बोला जाता है, तो वो कंडीशन हो सकती है। बट यदि डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड है, डॉक्टर को मालूम है कि कितना डोज देना है, कितने दिन देना है, तो अब क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स भी नए आ गए हैं, तो ये जो कंडीशन है ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम, ये मुझे इतने साल हो गए। इनिशियली जब शुरू हुआ था IVF, जब इतनी अच्छी ड्रग्स और प्रोटोकॉल्स नहीं थे, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तब उस स्टेज में होती थी। आज की डेट में, मतलब लास्ट आई वुड से 15-17 ईयर्स में मैंने हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम नहीं देखा। सो दिस मे बी अ साइड इफ़ेक्ट, और वो साइड इफ़ेक्ट जो होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंजेक्शन, हार्मोनल इंजेक्शन। जब आप डोज ठीक से नहीं लगा रहे हो, ओवर स्टिमुलेट कर रहे हो पेशेंट को। यदि पेशेंट ठीक से स्टिमुलेट हो रही है, ऑप्टिमली स्टिमुलेट हो रही है, तो कोई साइड इफ़ेक्ट एज सच नहीं। प्रोसीजर अगेन, यदि कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर कर रहा है तो वो प्रोसीजर भी बहुत ध्यान से अल्ट्रासाउंड गाइडेड किया जाता है। और ये जो प्रोसीजर है ये डे केयर प्रोसीजर है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें भी कोई कट होता है, कोई स्टिच होता है। वेजानली जैसे हम इंटरनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो वैसे ही एग रिट्रीवल किया जाता है। तो उसमें भी मतलब कोशिश हर डॉक्टर की यही रहती है कि अल्ट्रासाउंड से ध्यान से देखते हुए कि कोई ब्लड वेसल तो नहीं आ रही है, इंटेस्टीन कोई बीच में तो नहीं आ रही हैं, तो वो ये ध्यान से यदि आप सब कुछ करोगे, आपको मालूम है कि आप इतने केसेस कर चुके हो, किस पेशेंट को कैसे डील करना है, तो साइड इफ़ेक्ट्स आर वेरी वेरी रेयर। ठहराते हैं उसमें वो बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर लेना चाहती हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर हमारी शादी को काफ़ी टाइम हो गया, और कई बार मेल्स में भी ये प्रॉब्लम है, ईगो इशू आता है, वो अपने आप को चेक ही नहीं कराते हैं। फर्स्ट थिंग मैंने यहाँ भी देखा है और जगह भी देखा है, हम सबसे पहले बोलते हैं सीमेंट टेस्ट कराइए, वो तो ठीक होगा जी, आप हमारी वाइफ को चेक करिए। तो बहुत ये कॉमन सेंटेंस आता है कि पहले वाइफ को चेक कर लीजिए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, पर वही हम लोग जैसे अब बात कर रहे हैं कि IVF एक ट्रिकी सिचुएशन है जिसको बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, डिस्ट्रेस करना पेशेंट को बहुत ज़रूरी है, समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये टाबू नहीं है कि हम IVF कर रहे हैं या IUI कर रहे हैं, नॉर्मल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इनफर्टिलिटी एक मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट में सिर्फ IVF नहीं आता है, उसमें नॉर्मल मैनेजमेंट भी आता है, IUI भी आता है, IVF भी आता है, उसके आगे के प्रोसीजर्स भी आते हैं, जिनको कई बार हम लोग जो कॉमन प्रॉब्लम, जैसे यहाँ के पेशेंट ऑलमोस्ट 25-26 साल से मैं ट्रीट कर रही हूँ, तो यहाँ दो चीज़ें बहुत कॉमन है। यहाँ पे इतना फीमेल बहुत स्ट्रेस्ड है, नॉट बिकॉज ऑफ द हस्बैंड, ये हम बता रहे हैं आपको, बिकॉज ऑफ द फैमिलीज। दे थिंक कि फैमिली में हमें क्या बोला जाएगा, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो हमें समझाना पड़ता है, मोर देन द मेल फैक्टर, अगर मेल फैक्टर भी है तो भी हमें फीमेल को समझाना पड़ता है कि फैमिली को अभी आप छोड़ दो। जो अगर मेल की प्रॉब्लम है तो पहले उसको ट्रीट करते हैं और आपको एक बच्चा करते हैं। दूसरा, फीमेल एज यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लेट मैरिजेस हैं। जो आज भी हमने पेशेंट्स देखे सब लेट मैरिजेस हैं, जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है,
और फाइब्रॉइड्स हैं, एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम तो है ही बहुत कॉमन यहाँ पे। तो उस केस में भी जब टाइम हो जाता है 2 साल 3 साल, शादी हुई 33 साल में, 34 साल में, 39 में वो आपके पास आ रहे हैं। तीसरा फैसिलिटीज़ का अभाव, एडवर्टाइजमेंट बहुत है, नॉलेज भी अब सबको होने लगी है बिकॉज़ इंटरनेट बहुत इजीली अवेलेबल है। उस इंटरनेट का मिसयूज़ भी है। पेशेंट डर जाता है कि मेरे साथ तो इतनी सारी प्रॉब्लम है तो हम तो ट्रीटमेंट कर ही नहीं पाएंगे। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, टाइम से ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी डॉक्टर इगला ने सारा ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताया, ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट फ़ेल ही होती है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हम फेल क्यों हो रहे हैं? प्रॉब्लम है तो फेल हो रहे हैं ना, और प्रॉब्लम है तो हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम ही नहीं है तो फेल क्यों होंगे हम? जैसे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है। डॉक्टर साहब, एक